हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आ गए सभी लोग? सबको ऑडिबल हूँ मैं? आर्यन, देवान, चंचला? यस सर। चलिए ठीक है। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर किए मैंने आपके साथ। विजिबल है स्क्रीन आप सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। क्या आंसर इस क्वेश्चन का? 5। कल तो बड़े अजीब अजीब से आंसर भेज रहे थे आपको, 24/25। तो इस लाइन का आंसर निकालने के लिए इस क्वेश्चन का हम इस लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं ट्रेस करूं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और 3x + 4y = 25। तो बस 2 पॉइंट्स लेंगे, आसानी से हो जाएगा। एक बार x को 0 पुट करो, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 25/4 आएगी। एक बार y को 0 पुट कर लो, y को 0 पुट करेंगे तो x 25/3 आएगा। तो x 0 y 25/4 यहाँ पर होगा पॉइंट, और ये हाइट 25/4 हो जाएगी, और x 25/3 y 0 यहाँ होगा पॉइंट। ये वाली लेंथ 25/3 हो जाएगी और ये पॉइंट हो जाएगा, और इन दोनों को एक हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई, और मेरे को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसका डिस्टेंस निकालेंगे हम। सो सपोज दिस इज b। तो ये एंगल निकालना मेरे लिए पॉसिबल है, राइट? tan अल्फा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 25/4 डिवाइडेड बाय 25/3, एंड दैट विल बी 3/4। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में OAB, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन अल्फा की वैल्यू OA/OB लिखी जा सकती है। तो OA हो जाएगा P, OB हो जाएगा 25/3 = साइन अल्फा। So the perpendicular distance is 25/3 times साइन अल्फा। अब अगर tan अल्फा 3/4 है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 3, ये 4, ये 5, तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 पुट कर दो, तो 25/3 इंटू 3/5, एंड दैट इज 5 यूनिट्स। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नाउ इसके अंदर एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो ऑल्दो मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट फिर भी अगर ax + by + c = 0 है, then the length of the perpendicular drawn from the origin is c/√(a² + b² with the modulus sign. The length of perpendicular drawn, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ax + by + c = 0, then the length of the perpendicular drawn is c/√(a² + b²। और बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आप इसको अपने आप प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे ये रिजल्ट डिराइव करके व्हाट्सएप करेंगे कि हाँ ये रिजल्ट आता है इसका। कर लेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दैट इज योर टास्क, इसको आपको करना है सॉल्व। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, ग्राफ्स बनाने सीखे हैं डिफरेंट केसेस में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन एपीजीपी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट एक स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज कैलकुलस। तो कैलकुलस बेसिकली इसके अंदर दो ब्रांचेस आती हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरी इंटीग्रेशन। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने पहले कैलकुलस किया हुआ है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी आपको आती है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, जिसको फॉर्मूला याद रहते हैं वो बहुत जल्दी इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर लेता है। एट दी सेम टाइम इसका बहुत अच्छे से मतलब समझना जरूरी है कि डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, व्हेन डू वी डिफरेंशिएट, व्हेन डू वी इंटीग्रेट। बेसिक डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना बहुत सारे स्टूडेंट सीख लेते हैं, लेकिन उनको इसको रियल लाइफ के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एक्चुअली फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं या मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, जब उसमें अप्लाई करना होता है तो वो फंस जाते हैं इसके अंदर। और मेरे पास मेजॉरिटी डाउट्स ऐसे ही आते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि इसमें डिफरेंशिएट करना था, या आपको कैसे पता चला कि इसमें इंटीग्रेट करना था, और अगर इंटीग्रेट करना भी था तो एग्जैक्टली क्या अप्रोच होनी चाहिए थी इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये एक अच्छे वाला मैथमेटिक्स आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर, और एक ये नया मैथमेटिक्स है। अभी तक जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा था वो आपने सुना हुआ था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, दीज आर ऑल ओल्ड टर्म्स। आप 7th 8th 9th 10th से इन सब चीजों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट मैथमेटिक्स है। तो इसके ऊपर कमांड हासिल करने के लिए इसको बहुत ध्यान से आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं एक लेमैन को समझाने के लिए, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है टू ब्रेक अपार्ट a finite quantity into infinitesimally small quantities। और इंटीग्रेट करना इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड अप कर देना। सो इंटीग्रेट करने का मतलब है टू ऐड अप a number of large number of infinitesimally small quantities to obtain a finite क्वांटिटी। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप किसी फाइनाइट क्वांटिटी मतलब एक मेजरेबल वैल्यू, एक ठीक ठाक वैल्यू, एप्रिशिएबल वैल्यू, इनटू इनफिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी। तो ये जो नई टर्म्स शायद आपके सामने आ रही हैं, तो ये जो टर्म इनफिनिटेसिमली स्मॉल, वर्ड मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल, और मतलब बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट इज ऑलमोस्ट जीरो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं आप, how many numbers can you insert between 1 and 2? How many numbers can you write between 1 and 2? Infinite real numbers. Infinite. तो you can have infinite numbers, है ना। तो अगर मैं आपको 1 और 2 के बीच में 10 इक्वली स्पेस नंबर्स लिखने को बोलता, जिसको मैथ्स की भाषा में, मैथ्स की लैंग्वेज में अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, इंसर्ट 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 2। तो अगर मैं आपको
1 और 2 के बीच में, न्यूमरल 1 और न्यूमरल 2 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने को बोलता तो आप कहते 1.5, है ना। अगर आपको मैं इसके बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने को बोलता तो आप एक बोलते 1 पॉइंट से दो और या तीन अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, 1.25, 1.5 और 1.75 और 2 ऐसे करके। तो जितने अब ये मैंने एक फाइनाइट मेरे पास इंटरवल है, उस फाइनाइट इंटरवल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्दर। तो अगर मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो आधे आधे के आए थे, एक 0.5 और एक 0.5। अब उसी को मैंने बोला तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो या चार बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो तो 0.25, तो अगर आप 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स इंसर्ट करेंगे, अगर आप 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स इंसर्ट करेंगे तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा। अगर आप 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर approximately equals to 0. यस, तो अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ है, अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ है नंबर लाइन पे, और मैं बोलता हूँ यार इस पे इनफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट करने हैं, तो अगर आपने इस पे इनफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट करने हैं तो द गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मस्ट बी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। तो ये मेरा मतलब है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल से। तो जब भी आप एक फाइनाइट क्वांटिटी को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो इंडिविजुअल पार्ट्स आएंगे वो आपके इनफाइनेटेसिमली स्मॉल साइज के होंगे। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है आप किसी फाइनाइट वैल्यू को छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटी छोटी डिस्क्रीट वैल्यूज में डिवाइड कर रहे हो, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। और इंटीग्रेट करने का मतलब होता है यू आर समिंग अप ऑल दोज वैल्यूज टू ऑब्टेन दी फाइनाइट क्वांटिटी। तो अगर इस फाइनाइट लेंथ को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, देन द विड्थ ऑफ ईच पार्ट is going to be infinitesimally small, ठीक है। तो अगर ये पूरी फाइनाइट लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो इसका एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट है इसको DL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L एक फाइनाइट लेंथ है और DL एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल लेंथ। अगर मैं L को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता तो हर एक जो छोटा छोटा सेगमेंट आता वो एक फाइनाइट पार्ट आता, और फाइनाइट स्मॉल पार्ट को डेल्टा L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए फाइनाइट पार्ट ऑफ L, तो डेल्टा L को फाइनाइट चेंज इन L भी बोल देते हैं और DL को इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन L भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेल्टा एल का क्या मतलब है और डीएल का क्या मतलब है। और इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी।
ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, आई एक्सपेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी, और स्पीड, ये टर्म आपने मोशन में डिस्क्राइब करते हुए कई बार सुनी होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी represents how fast an object is moving, है ना। velocity basically is a measure of how fast an object is moving। इस क्वेश्चन का आंसर देती है velocity। और velocity को हम टेक्निकली बोलते हैं, it is the rate of change of position of an object with respect to time। तो velocity is the rate of change of position of an object with respect to time। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझते हैं, सपोज ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे सपोज मैं एक वॉल बना लेता हूँ, दिस इज अ वॉल, और यहाँ पे एक सपोज कार है हमारे पास, एंड दिस कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। नाउ हाउ डू यू नो दैट दिस कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट? You come to know that this car is moving towards right by looking at the distance of this car from this wall। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे इस कार की इस वॉल से जो डिस्टेंस है x, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अटेन करती हुई दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, देन यू नो दैट दिस कार इज मूविंग। तो फॉर दिस मूविंग कार, this x is going to change with time। तो x is a representative of its position, और अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे अगर मैं इस कार के स्नैपशॉट्स लूंगा तो उसमें मेरे को x की वैल्यू अलग अलग दिखाई देगी। तो t एक टाइम इंस्टेंट है जिसपे हम स्नैपशॉट ले रहे हैं इस कार का, तो x वेरीज विद t। ये स्टेटमेंट समझ में आती है आपको, x वेरीज विद t। आप इस कार की स्नैपशॉट्स फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे, और फोटोग्राफ में कई वीडियो कैमराज ऐसे होते हैं जिसमें आप स्नैपशॉट लेते हो तो नीचे लिखा हुआ था कितने बजे ये स्नैपशॉट ली थी, राइट। आपके मोबाइल में भी आपने नोटिस किया तो सेव होती है तो फाइल का नाम टाइम और डेट के हिसाब से सेव हो जाता। तो आपने एक मूविंग कार की स्नैपशॉट्स खींची अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे जब आप स्नैपशॉट्स लेंगे तो उसकी इस वॉल से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगी। तो मैं कहूंगा x वेरीज विद t। नाउ हाउ फास्ट x changes with t is represented by the velocity। How fast x changes with t is represented by velocity। ठीक है। अब जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सपोज आई से दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस कार एट दिस इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जिस समय मैंने ये स्नैपशॉट खींची कार की, उस समय मैंने कार के ड्राइवर को फोन लगाया हुआ था और मैंने उससे पूछा था भैया तेरी कार का स्पीडोमीटर कितनी स्पीड दिखा रहा, तो ही से 10 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा। तो इस मोमेंट पे इस कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एट द इंस्टेंट shown when the snapshot has been taken,
the velocity of the car is 10 meter per second, or we can say x is changing at a rate of 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, अगर आपको कोई बोले कि इस कार की वेलोसिटी इस मोमेंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको उसका क्या मतलब समझ में आता है? व्हाट डू यू इंटरप्रेट आउट ऑफ दिस वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड? एक एक करके आप लोग मुझे बताएं। अंचला, आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर इस कार की वेलोसिटी इस मोमेंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन यू इंटरप्रेट आउट ऑफ इट? कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो कार उस स्पीड से चल रहा था। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? आ, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेजर किया, एग्जैक्टली नहीं पता। नहीं, अच्छा, और भी बताएगा। आर्यन, आर्यन आप बताओ, आपको क्या समझ में आता है कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका क्या मतलब है? सर उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। तो आर्यन बोलता है कि वो अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। बाकी लोग एग्री करते हैं क्या इस बात से? यस सर। तो अभी कंफर्म नहीं है उस पे एक्सेलरेशन या नो सर। एक्सेलरेशन एक्ट थोड़ी कर ऐसा बताया है थोड़ी। अगर स्पीड कांस्टेंट रही तो हाँ। तो मतलब अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये कॉन्क्लूड नहीं कर सकते कि अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा। नहीं 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 कर सकते, तो क्योंकि फिर ये कौन? हाँ जी, बोलो बोलो। सॉरी, बोलूं? बोलो। क्योंकि आई थिंक जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वो उसके लिए जो टाइम पीरियड यूज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स के लिए भी शायद 10 सेकेंड रहेगी। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइक ऑल थ्रू आउट सेम चल रही है, तब शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो शायद सेम हो। बड़ी ज्यादा टेक्निकल हो गई। ठीक है, काफी अच्छा बोल रहे हैं आप। तो मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल करेगी, इस चीज की क्या गारंटी है? नहीं सर, वो उस कोई सेकंड में गारंटी नहीं। 10 मीटर चला होगा। हम्म उस सेकंड में 10 मीटर चला होगा। कौन से सेकंड में? जिस इंस्टेंट, मतलब जो इंस्टेंट, इंस्टेंट। इंस्टेंट और 1 सेकंड का मतलब डिफरेंस समझते हैं आप दोनों में? अच्छा। आपकी क्लास कितने बजे शुरू हुई? तो 9 बजे शुरू हुई, वो एक टाइम इंस्टेंट है। आपकी क्लास कितनी देर तक चली? तो 1 घंटे तक चली, वो एक टाइम इंटरवल है, राइट? तो वह एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चला होगा, या लास्ट 1 सेकंड में 10 मीटर चल के आया होगा, क्या ये मतलब? नहीं सर। तो फॉर श्योर ये तो पक्का है कि ये कॉन्क्लूड नहीं किया जा सकता कि नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला होगा, या पिछले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला होगा, या ये कह दूं कि अब से आधा सेकंड पहले से लेकर अब से आधे सेकंड बाद तक जो टोटल 1 सेकंड का इंटरवल होगा, उसमें वो 10 मीटर चला होगा। वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस। व्हाई आर यस वी सर। नॉट श्योर अबाउट दिस? बिकॉज हमें केवल ये बताया गया कि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है या पहले क्या हुआ था। अगर इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ये ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ होगा इस टाइम पे, तो फॉर श्योर अगले 1 सेकंड में वो 10 मीटर से ज्यादा चल जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है का ये मतलब नहीं निकलता कि नेक्स्ट 1 सेकंड में इट इज गोइंग टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर।
Can we conclude that in next half second it can travel 5 meter? No, sir. और नेक्स्ट 1/4 सेकंड में 2.5 मीटर चलेगी? No, sir. No, या sir. नेक्स्ट 1/8 सेकंड में 1.25 मीटर चलेगी? No, sir. फिर व्हाट इज, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस 10 मीटर पर सेकंड? So the way to interpret this is कि अगर हम if we consider an infinitesimally small time interval dt from this instant onwards, then the car will move by, अब सुनना ध्यान से, 1 सेकंड में 10 मीटर नहीं चलेगी, आधे सेकंड में 5 मीटर नहीं चलेगी, तो मतलब द आइडिया जितना छोटा टाइम होगा उतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो 1 सेकंड में 10 मीटर, हाफ सेकंड में 5 मीटर। मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, next 1 second or next half second or next 1/4 second or next 1/8 second, instead of taking a finite time interval, I am taking an infinitesimally small time interval dt, and in that infinitesimally small time interval dt, the change in x is also going to be very very small. The car will move by infinitesimally small distance dx, dx क्या हुआ, x में होने वाला बहुत ही छोटा चेंज, and we can say that dx by dt, we can say that dx by dt is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना जरा, मेरी बात को समझना ध्यान से। x changes at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड और dx by dt is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक ही स्टेटमेंट को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है और ये लैंग्वेज की फॉर्म में है। जैसे सेट्स लिखते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक में आप प्रॉपर डेटा लिख देते हैं, हाँ भैया नंबर्स हैं, तो x चेंजेस एट द रेट 10 मीटर पर सेकंड और dx by dt इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यही मतलब है। और dx by dt इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि इस टाइम इंस्टेंट के अराउंड एक इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt लिया, उस इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt में x में एक इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज आया होगा dx, और ये दोनों टाइम इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इस दौरान इसकी वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को इग्नोर किया जा सकता है। तो चाहे ड्राइवर ने ब्रेक लगा रखी हो, चाहे उसने एक्सेलरेटर पेडल प्रेस किया हुआ हो, मैं ये कह सकता हूं कि अगले इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt में जो x में इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज dx आने वाला है, वो dx by dt की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आने वाली है, irrespective of the fact whether there is a brake being applied on the vehicle or it is being accelerated.
ये कहने के लिए कि अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगी, अपने को ये कंडीशन लगानी पड़ेगी that if nothing changes then in next 1 second it will travel 10 meter. But if the things are changing, what then? So in that case we will say that if you consider an infinitesimally small time interval dt, and in that infinitesimally small interval dt, the change in x is obviously infinitesimally small, and the ratio dx by dt is 10 meter per second. तो ध्यान से लैंग्वेज समझेंगे. d by dt of x is 10 meter per second signifies that the time rate of change of x is 10 meter per second, or x changes with respect to time at a rate of 10 meter per second, and that is what we call as mathematically derivative of x with respect to t, or differentiation of x with respect to t. So derivative of x with respect to t or differentiation of x with respect to t is the rate at which x changes with respect to t, and it is symbolically represented by d by dt of x या फिर dx by dt. ठीक है, तो आपको लिटरल मीनिंग समझ में आना चाहिए. dx by dt का फॉर्मूले हम याद कर लेंगे, dx by dt कैलकुलेट करना सीख लेंगे. यू मस्ट अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ dx by dt. तो जब भी आप dx by dt लिख रहे हैं, इसका मतलब आप रेट लिख रहे हैं, किस रेट से x टाइम के साथ चेंज कर रहा है. और एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज टेबल पे एक पानी की ड्रॉपलेट गिरी हुई है, जो ऊपर से देखने पर एक सर्कुलर शेप की है. ठीक है, टेबल पे पानी के सरफेस पे एक ड्रॉपलेट गिरी हुई है, और ये ड्रॉपलेट ऊपर से देखने पे सर्कुलर शेप की है, और इस ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है. और अगर इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है तो जितना टेबल पे ये सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रही होगी वो भी बढ़ता जा रहा होगा. तो ये जो ब्लू कलर का मैं रीजन शेड कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द टेबल विच इज ऑक्यूपाइड बाय दिस ड्रॉपलेट. और आप सीधा सीधा कहते हैं द सरफेस एरिया ऑफ दिस ड्रॉप. तो एक सर्कल है, एक सर्कुलर शेप है, उसका एरिया ऑक्यूपाइड ए है, और दिस एरिया is a function, the area is a function of the radius of the circle. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल? क्योंकि एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए. मैं जो लैंग्वेज लिख के दिखा रहा हूँ आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए. एरिया इज अ फंक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज एरिया डिपेंड्स ऑन द
रेडियस ऑफ द सर्कल, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं या सिंबॉलिकली, ए इज, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए इज एफ ब्रैकेट आर। तो इस, ये जो मैंने सिंबॉलिकली एक इक्वेशन लिखी, ए इज एफ ऑफ आर, ये बेसिकली इस चीज को सिग्निफाई करती है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर, और इसका मतलब ये है कि एरिया डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, तो वी ऑल नो दैट द रिलेशनशिप इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आई पता नहीं, बाद में बात करेंगे कि एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया, बट ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है एरिया और रेडियस ऑफ द सर्कल में। अब ये ड्रॉप मेरी एक्सपैंड कर रही है, तो जब ये मेरी ड्रॉप एक्सपैंड करेगी, तो जैसे जैसे ये ड्रॉप एक्सपैंड करेगी, इसका रेडियस इंक्रीज करेगा, और अगर इसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो इसका एरिया ऑक्यूपाइड भी इंक्रीज कर जाएगा। तो एज द रेडियस इंक्रीजेस, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस विल आल्सो इंक्रीज। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हाउ फास्ट एरिया चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल, नाउ इफ somebody asks you a question, how fast is the area changing, how fast is the area changing with respect to radius of the circle। ठीक है, तो इसका मतलब you are supposed to calculate d by dr of area, और सिंपली राइटिंग da by dr। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है मैं सिखा दूंगा, उसके फॉर्मूलाज हैं, वो कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा, बट आपको मतलब समझ में आना चाहिए क्या पूछा जा रहा है। तो हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट मींस यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट d by dr ऑफ a। कोई डाउट यहाँ तक, कुछ पूछना चाहते हैं? यहाँ पर एक और तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपको ऐसा डेटा दिया होगा कि इसका रेडियस टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और रेडियस का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज गिवन है। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गिवन द रेट at which r changes with time। ये गिवन है आपको, गिवन द रेट एट विच रेडियस r changes with respect to time। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि आपको dr by dt नोन है, और आपको dA by dt डिटरमाइन करना है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन का मतलब? तो मैं आपको सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पूछा जाए तो क्या कैलकुलेट करना है। एक बार ये समझ में आ जाएगा, रेस्ट इज मैथमेटिकल, वो कर देंगे फटाफट से कैलकुलेट। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ऐसा करते नो हैं, सर। ऐसा करते हैं, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट dA by dr
फॉर अ सर्कल। समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है ये। ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आर इज द radius of the circle, and we want to calculate dA by dr for a circle। तो dA by dr निकालने की कोशिश करते हैं एक सर्कल के लिए कि ये क्या होगा। तो सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस r है और ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो a है। तो डीए बाई डी आर का क्या मतलब समझ में आया अभी तक आपको? डीए बाई डी आर का ये मतलब है कि अगर मैं आर को एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट डी आर से इंक्रीज कर दूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस सर्कल है वो भी एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा। और वो इंक्रीज को अगर मैं डीए से रिप्रेजेंट करूं तो मैं डीए बाय डी आर निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब जरा ध्यान से समझ लेते हैं। When the radius is r, area occupied by the circle is a. Now when the radius is increased, say increases from r to r plus dr. What is dr? An infinitesimally small change in r. The area changes to a plus da। तो dr हो गया मेरा एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन r और da हो गया मेरा corresponding small change in area। ठीक है, अब अपने को डी ए बाई डी आर निकालना है तो उसके लिए मैं डायग्राम में एक और सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस आर प्लस डी आर है। मैं एक और सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस आर प्लस डी आर है। तो ये जो इनर सर्कल है इसका रेडियस आर है, आउटर सर्कल का रेडियस आर प्लस डी आर है। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है मेरा, ये येलो कलर से शेड कर रहा हूं मैं, ये येलो कलर का शेडेड रीजन हमारा डीए को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस येलो शेडेड एरिया इज डीए। ठीक है, तो इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। और ये जो शेडेड एरिया है येलो कलर से जिसकी हमने शेडिंग की है, ये शेडेड एरिया डीए है। अब ध्यान से समझना आप इस चीज को, मैंने डायग्राम में जो डी आर दिखाया है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी, अच्छी खासी फाइनाइट क्वांटिटी दिख रही है, बट एक्चुअली वो फाइनाइट नहीं है, इट इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल। तो मेरे लिए पिक्चर में बनाना पॉसिबल नहीं है इनफिनिटेसिमली स्मॉल, तो मैं एक फाइनाइट बना रहा हूँ, बट हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि ये डी आर एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का एरिया है, ये येलो कलर का एरिया मेरा डीए कहलाएगा, राइट। तो वी वांट टू फाइंड दिस। दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के। एक है ज्योमेट्रिकली
और दूसरा सिंपल मैथमेटिक्स। मैं फिलहाल दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे हम केवल सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आ जाएंगे। ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सिग्निफिकेंस समझ में आए कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम। तो ज्योमेट्रिकली कैसे निकालें। तो ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए आप केवल येलो कलर के शेडेड रीजन पे फोकस करें। तो मैं यहाँ पे केवल वो येलो कलर का शेडेड रीजन बना रहा हूँ। तो ये जो मेरा येलो कलर का शेडेड रीजन है, ये येलो कलर का शेडेड रीजन एक रिंग है और इस रिंग की थिकनेस dr है। इसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली r है। वैसे तो इनर रेडियस r और आउटर रेडियस r प्लस dr है, बट dr बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, ये सही है, मतलब इसको आप r रेडियस ही मान सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ सीजर से। पेपर आप इमेजिन करो, पेपर की स्ट्रिप है आपके पास, एक रिंग है, आपने पेपर से एक रिंग बनाई है। ऐसे पेपर पे आपने कॉम्पस से एक r रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, फिर एक r प्लस dr रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया और सीजर से कट करके एक रिंग बाहर निकाल ली। अब आप इसको कट करके अगर सीधा कर दें, इसको कट करने के बाद आप सीधा कर दें, तो आपको एक ऐसी शेप मिलेगी जिसकी लेंथ कितनी होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको कट करके सीधा कर दें, बोलो इसकी लेंथ कितनी होगी। 2 पाई पाई डी आर। तो 2 पाई आर लूं या 2 पाई आर प्लस डी आर लूं। सर फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा आइडिया। हाँ, तो डी आर अगर 0 है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, लगभग 0 है, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर प्लस डी आर लगभग एक ही बात है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिकली क्या सही में एक पेपर पे स्ट्रिप बना के जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस स्लाइटली डिफरेंट हो, उसको सीजर से कट करके ऐसी स्ट्रिप बाहर निकाल ली, उसके बाद जब आप उसको ऐसे कट करेंगे तो क्या वो सही में सीधी हो जाएगी बिल्कुल या नहीं हो पाएगी। नहीं आएंगी। लेकिन अगर मेरे पास एक थ्रेड होता और उसको काट के सीधा करता तो सीधा हो जाता। हाँ। तो अगर इसकी थिकनेस इनफिनिटेसिमली स्मॉल है तो एक्चुअली ये एक थ्रेड ही है और ये सीधी की जा सकती है। तो इससे ये चीज ऑब्टेन की जा सकती है क्योंकि डी आर इनफिनिटेसिमली स्मॉल है। इनफिनिटेसिमली स्मॉल को ऐसे लिख देते हैं, इट इज टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। किसी को कोई इशू इसमें अभी तक। वरीशा, समझ में आ रहा है आपको। यस। और इसकी थिकनेस कितनी होगी स्ट्रिप की। dr तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। 2 पाई dr So the shaded area dA will be 2 pi r dr. So can I say that dA by dr dr is 2 pi r, 2 pi r. right? Yes sir. So area is pi r square and dA by dr is 2 pi r. ये मैंने ज्योमेट्रिकली आपको कैलकुलेट करके दिखाया। देखो, अगर एरिया और रेडियस में इस तरीके के रिलेशनशिप, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो dA by dr कितना आता है, तो 2 पाई आर आता है। कोई डाउट किसी को। No, sir. अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली समझने के लिए क्या करते हैं, हम इनर सर्कल का एरिया निकालते हैं।
which is A, and that will be pi r square. What will be the area of outer circle? Outer circle का रेडियस ज्यादा है ना थोड़ा सा, वो A प्लस डी ए होगा, और बेसिकली उस आउटर सर्कल का रेडियस r प्लस डी आर हो गया। इस स्टेप में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. So if I subtract these two equations, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2, तो अगर मैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? LHS में बचेगा DA, RHS में पाई इंटू आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. This can be written as pi r square plus dr square plus 2 times r times dr और एक माइनस pi r square. So I get dA is equal to pi r square plus pi times dr square plus 2 pi r dr minus pi r square. Now this pi r square and pi r square gets cancelled out. So I'll get dA is equal to pi times, pi कॉमन लेके लिखता हूँ dr होल स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स r टाइम्स dr. अब यहाँ पे समझें कि क्या तरीका है आगे. जो मेन ट्रिक यहाँ पे लगेगी या फिर जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये कि dr स्क्वायर्ड इज गोइंग टू बी मच लेस देन dr. आप ऐसे समझें dr एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है. एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लो dr की वैल्यू 0.01 होती तो dr स्क्वायर्ड कितना होता? 0.0001. तो 0.0001 is quite lesser than 0.01 है ना. तो dr जितना छोटा होगा dr स्क्वायर्ड और भी ज्यादा छोटा होता चला जाएगा. तो dr is infinitesimally small, dr squared is even still smaller than that. So यहाँ पे मैंने dr को एक फाइनाइट क्वांटिटी r से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये एक रीजनेबल मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, लेकिन ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है. सो dr स्क्वायर्ड is much smaller than 2r dr. So dr squared plus 2r dr can be approximately written as 2r dr. जैसे 1.0001 को लगभग 1 लिख लेते हैं तो विदाउट एनी प्रॉब्लम. So in that case dA की वैल्यू कितनी आ गई? dA की वैल्यू कितनी होगी? पाई टाइम्स dr स्क्वायर्ड छोड़ दिया, दिस इज 2r dr which is 2 pi r dr. So I get dA by dr is equal to 2 pi r. ठीक है, तो ये मैथमेटिकली इस रिजल्ट पे पहुंचने का तरीका. और यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिकली उस रिजल्ट तक पहुंचा था. कोई डाउट दोनों मेथड्स में? No. तो यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल टूल सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस के साथ डील करना सीख रहे हैं. फाइनाइट चेंजेस के साथ तो हम डील करते ही हैं. ए रेडियस r1 से r2 हो गया तो एरिया पाई r1 स्क्वायर से पाई r2 स्क्वायर हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया
तो चेंज इन एरिया आ गया। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर फाइनाइट चेंजेस, रेडियस r था तो एरिया a पाई r स्क्वायर था। फाइनाइट चेंज मतलब r प्लस डेल्टा r, मैंने बोला था डी आर डेल्टा आर फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया a प्लस डेल्टा a हो गया और ये पाई r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर होगा। तो फाइनाइट चेंजेस के साथ आपने ऐसे डील करना है। इनफाइनेटिस्मली स्मॉल चेंजेस में आपका एक एडिशनल स्टेप आएगा कि वहां पे आप एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे और उस अप्रोक्सीमेशन से आपके पास एक डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा। यहां से मेरे पास डेल्टा ए की वैल्यू पाई टाइम्स डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर टाइम्स डेल्टा आर आने वाली है। तो फाइनाइट चेंज में ऐसा आंसर आने वाला है। और इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज में ऐसा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन थी, आपको मैं समझाना चाह रहा था कि इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस के साथ कैसे डील करने वाले हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल चेंजेस हैपनिंग इन द क्वांटिटीज। अब हम इसके एक जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज लिखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट केसेस में वो काम करते हैं, और सब रिजल्ट्स डिराइव किए हुए हैं। जैसे मैंने आर स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा कि एरिया पाई आर स्क्वायर है तो डी ए बाई डी आर 2 पाई आर आता है। इस तरीके से सारे रिजल्ट्स डिराइव हो जाते हैं, बट आई विल नॉट गो फॉर द डेरिवेशन। तो आई विल बेसिकली टॉक अबाउट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स के अंदर आप ये सारे रिजल्ट्स डिराइव करना भी सीखेंगे कि कैसे डिराइव होते हैं। तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स चूज कर रहे हैं वो y एंड x हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड dy बाई dx आपका रिप्रेजेंटेटिव है। dy बाई dx इज अ measure of the rate at which y changes with respect to x. So सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला वो ऐसा होगा, if y is equal to x raised to power n, then dy by dx will be n times x raised to power n minus 1. For example, if y is equal to x square, dy by dx will be 2 into x raised to power 2 minus 1, which will be 2x. If y is equal to root x, dy by dx will be कितना होगा? हाँ जी, कितना होगा? आपको सॉल्यूशन भेजना है। नहीं, मुझे बस आंसर बता दो। 1/2 into x raised to minus half. 1/2 होता है। तो इसको हम x रेज टू पावर 1/2 लिख लेंगे। तो नाउ n इज 1/2, तो dy by dx हो जाएगा n इंटू
एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, तो 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, जिसको मैं 1/2 रूट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इनके मुझे सॉल्यूशन भेजने हैं आपने जल्दी से। हर एक केस में आपने dy/dx कैलकुलेट करके दिखाना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन भेजने हैं। ठीक है जी, सेंड मी दी सॉल्यूशंस। आंसर्स लिखे हुए दे देंगे तो भी चलेगा, मुझे आंसर से मतलब है। और आंसर को मतलब प्रॉपर वो रूट लगा के, अगर कहीं पर रूट लगता है प्रॉपर अच्छी सुंदर फॉर्म में एक्सप्रेस करके भेजे मेरे पास।
सर आपको फिर से रिसीव नहीं हुआ क्या? भेज दिया आपने? हाँ। नहीं, मेरे पास देवांश का रिस्पांस आया केवल अभी तक। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। हाँ ठीक है, लिख दो। दिवांश का रिस्पांस आ गया मेरे पास। दिवांश का ठीक है। आदित्य का रिस्पांस आ गया मेरे पास। अंचला, आपने मोबाइल चेंज कर तो लिया था यार? एक्चुअली बहन का है तो कभी देती है कभी नहीं देती है। सही है। ठीक है आर्यन, आपका रिस्पांस। वरीशा, आपके रिस्पांस की वेट कर रहा हूँ। चैट में आपको, आपने टाइप कर दिया क्या चैट में? लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है वो पूरा। हाँ नहीं, रहने दो, होल्ड करो, अभी मैं आपसे पूछ ही लूंगा, आप वर्बली बता देना। 2 मिनट होल्ड कर लो आप, ठीक है? ओके। हाँ जी आर्यन, वरीशा, क्या स्टेटस? सर 1 मिनट।
वरीशा डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? क्या चक्कर है? आर्यन का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अंचला आप बताते जाओ मेरे को। फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बोलो आंसर। 3x square. तो dy by dx will be 3x square, correct. सेकंड y इज इक्वल टू x रूट x, तो 3 by sorry. हाँ इसको x रेज़ पर 3/2 लिखेंगे, तो dy by dx 3 by 2 root x. तो 3/2 इंटू रूट x, ठीक है। थर्ड y इज इक्वल टू x, 1. तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1, तो 1 इंटू x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, दैट इज x रेज़ टू पावर 0 विच विल बी 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 बाय x, Minus x raised to minus 2. तो इसको सिंप्लीफाई करके और लिखें तो इसको लिखेंगे n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो माइनस एक्स रेज़ पर माइनस 2, आई प्रेफर इट टू राइट एज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स को Mi- x की पावर माइनस 1/2 लिखेंगे। बोलो। minus 1 by 2 x raised to minus 1 या फिर minus 1 by 2x. माइनस 1/2 एक्स रेज़ पर माइनस 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2 एक्स रेज़ पर माइनस 3/2, Ah, that is minus 1/2 x root x. sorry. और इसमें मैं बाकियों से एक्सपेक्ट कर रहा था इसको x root x करके लिखते, आपने लिखा नहीं। वरीशा व्हाट हैपेंड? Sir, I got disconnected, sir. तो क्वेश्चंस देखे थे आपने ये सारे जो मैं पूछे थे? Yes, sir, I even tried to send the solution to you, but it's not going. ओके, चलो आगे वाले आंसर आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक 1 to 5 में कोई प्रॉब्लम? आपके सभी आंसर ठीक है? 1 second, sir, I'm checking. यू देयर? हाँ जी, कर रहे हो चेक? Sir, I did not get the fifth one. फिफ्थ वन, तो दिस इज 1 by root x. 1 by root x will be written as x raised for minus 1/2. So dy by dx will be n times x raised for n minus 1. So minus 1/2 minus 1 will be minus 3/2. Now x raised for minus 3/2 can be written as 1 upon x root x. X raised to power minus 3/2 is 1 upon x raised to power 3/2. That is 1 upon x into x raised for 1/2. That is 1 by x root x. Right? Okay, sir, got sir. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 6th पे। ठीक है, आंसर बताओ। x स्क्वायर प्लस 1 बाय x का आंसर बोलो जरा, आपका क्या आया वरीशा? Sir, I'm still doing something. Give me 2 minutes. चलो ठीक है, तो मैं भी करता हूँ इसको। तो दिस विल बी
हाँ जी अंचला, आप बताओ क्या आंसर इसका? 1 minus x raised to -2. तो इसको सेपरेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को हम एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1/x, दैट विल बी एक्स प्लस 1/x। अब ये रिजल्ट ऑलरेडी मुझे याद हो गया। एक्स का डेरिवेटिव मैंने 1 देखा था यहाँ पर, तो इसको जल्दी से मैंने 1 लिख दिया। और 1/x का डेरिवेटिव मैंने -1/x पर देखा था, तो -1/x पर। सो dy by dx will be 1 minus 1/x square. Seventh is x plus 1 whole square by x. This is x square plus 1 plus 2x by x. This is x plus 1 by x plus 2. तो dy by dx आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 का 0। इसका आंसर सेम ही आ गया बिल्कुल, काफी हद तक। 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। Finally, the last part. We have y is equal to x minus 1 by x square. So dy by dx will be, this is x raised to 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 into x raised to 0 माइनस, ये था x raised to -2, ये वाली टर्म x raised to -2, x raised to -2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 into x raised to -2 minus 1, तो ये बचेगा 1 plus 2 by x cube। तो ये आंसर। हाँ भाई, ये आर्यन आखिरी क्वेश्चन का क्या किया तूने? हाँ आर्यन सर। लास्ट पार्ट में क्या किया ये? हाँ सर, वो गलत हो गया। इतना डरावना आंसर कैसे आया भाई, क्या किया है? ठीक है, और किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में कोई पूछना चाहते हैं? वरीशा, आपको क्लियर है सभी पार्ट्स? हाँ सर, आ गए। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n वाला, जो मैंने बोला सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा और एड ऑन रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो एक, तो अगर y सम कांस्टेंट इनटू x रेज टू पावर n है, वेयर k इज अ नंबर और सम कांस्टेंट, तो dy बाई dx निकालते हुए k एज इट इज रहेगा और आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू 5x क्यूब है, तो dy बाई dx 5 इंटू 3x स्क्वायर, दैट इज 15x स्क्वायर आ जाएगा। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लो अपना। फिर y इज इक्वल टू, अगर k है, केवल x है ही नहीं, और dy बाई dx पूछा जा रहा है, k इज अ कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू k, k इज अ कांस्टेंट मींस y इज कांस्टेंट, सो y इज नॉट चेंजिंग, सो dy बाई dx इज गोइंग टू बी 0। इसके अलावा ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर y sin x है, तो dy बाई dx की वैल्यू cos x, y अगर cos x है, तो dy बाई dx की वैल्यू माइनस साइन x, y की वैल्यू tan x है, तो dy बाई dx secant square x। ये याद करने पड़ेंगे, you have to memorize all this। if y is cot x,
then dy by dx is minus cosecant square x. If y is equal to secant x, dy by dx is secant x tan x. If y is equal to cosecant x, dy by dx is minus cosecant x cot x. If y is equal to natural log of x, natural log means log to the base e, then dy by dx is 1 by x. And if y is equal to e raised to power x, then dy by dx is, it stays the same, e raised to power x. e raised to power x एक ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही आता है। तो ये आपको मेमोराइज करने हैं सारे। कर पाएंगे? Yes, sir. चलें आगे। नोट कर लिया या नोट करने हैं अभी? कर लिया सर। हो गया सर। ठीक है। Done, sir. तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए। इसके अलावा आपको अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दिए होंगे तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स या रूल्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। पहला, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल होता है अगर y दो एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन हो, u भी एक x का फंक्शन है और v भी एक x का फंक्शन है, इसको मैं g लिख देता हूँ, g ऑफ x मतलब एक डिफरेंट फंक्शन। तो अगर y दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है और आपको dy बाई dx निकालना है, तो ऐसे केस में एक बार एक एक्सप्रेशन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, प्लस du बाई dx इंटू v। तो 1 बाय 1 करना है, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू x टाइम्स साइन x, तो अब ये दो एक्सप्रेशन है x और साइन x, आपने dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो एक बार x एज इट इज रखेंगे और d बाई dx ऑफ साइन x करेंगे, फिर साइन x को एज इट इज रखेंगे और d बाई dx ऑफ x करेंगे। तो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर साइन x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। अभी देखा था अगर y x हो तो dy बाई dx 1 आता। तो यहाँ पे हमारा dy बाई dx की वैल्यू x cos x प्लस साइन x आ जाएगी। क्लियर? किसी Yes को sir. प्रॉब्लम? No sir. सर देन नेक्स्ट इज क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के अंदर हमारे पास y दो एक्सप्रेशंस की डिवीजन है, u बाई v, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन dy बाई dx इज, इसमें पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर्ड। सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट। तो u और v दो एक्सप्रेशन है, तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल
एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ऑल दो अपने को मालूम है ये tan x होता है और इसका डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होता है, बट फिर भी इसको कोशेंट रूल से करके देखते हैं। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, और नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई cos x एज इट इज, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, माइनस sin x एज इट इज, ये वाले cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आएगा, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x न्यूमरेटर में, विच इज 1। तो ये 1 बाय cos स्क्वायर x विच इज सीकेंड स्क्वायर x, और ये अपने को पहले से एक रिजल्ट लिखा हुआ था कि अगर y tan x हो तो dy बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर x आता है। तो जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कोशेंट रूल कैसे लगता है। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? No. नो सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करें आप, क्लास सेशन यहाँ क्लोज करेंगे हम। यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है जी, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।